हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित पर। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट माई चैनल एंड सी माई वीडियो। आफ्टर दैट यू कैन सी दैट वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि आखिर में रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था। ओके ऐसी कौन सी चिंगारी लगी थी जिससे ये जो एक तरीके से अचानक की लड़ाई थी वो स्टार्ट हुई थी। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम लेट गेट स्टार्ट आर थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स। ओके सो Louis XVI had increased taxes for reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have their power to impose tax according to his will alone. Okay? Rather, he had to call a meeting of the State General, which would then pass his proposal for new taxes. The State General was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of his body. The last time it was done in 16 and 14. Okay. सो यहाँ पर क्या गिवन है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आखिर में टैक्स क्यों बढ़ाए जा रहे थे, टैक्स इम्पोज क्यों करा जाता था। ओके और टैक्स इम्पोज सिर्फ एक ही कम्युनिटी से करे जा रहे थे, कॉमन पीपल से। ओके टैक्स बढ़ा इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये जो राजा थे लुई 16, इनको लैंडर्स को भी इंटरेस्ट देना पड़ता था, इसीलिए टैक्स बढ़ा रहे थे। लेकिन इनकी मिस्टेक ये थी कि ये जो कॉमन पीपल्स हैं सिर्फ उनसे ही इम्पोज करा करते थे टैक्स। ये ना तो क्लर्जी से लेते थे और ना ही नोवेलिटी से लेते थे। हम लोगों ने सब प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है। ओके सो अब ये जो लुई 16 है ये दोबारा से ये दोबारा से टैक्स को बढ़ाना चाह रहे थे। अब उस टाइम पर ओल्ड रेगमी के टाइम पे, यहाँ पे जो ओल्ड रेगमी एक वर्ड आया है यहाँ पे आप गिवन देखिए, ये ओल्ड रेगमी इसका मतलब है वो 1789 के टाइम पर। ठीक है ये जो लुई 16 है ये टैक्स को बढ़ाना चाह रहे थे। ओके 1789 में। ओके लेकिन था क्या कि उस टाइम पर ओल्ड रेगमी के टाइम में ये एक रूल था कि जो मोनार्क है मतलब ये जो राजा वगैरह है ये अकेले टैक्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, ये अकेले टैक्स को ज़्यादा इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इन्हें करना क्या पड़ता था, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ओके एक स्टेट जनरल नाम की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ये एक मीटिंग हुआ करती थी जिसमें कई सारे जनरल्स आते थे। ओके एक पॉलिटिकल बॉडी एक टाइप की होती थी जिसमें कई सारे मेंबर्स आते थे और उनके साथ बैठकर जो टैक्सेस थे उनको हाई करना होता था। हालांकि मिले जुले ये राजा से थे। ओके लेकिन जस्ट दिखावे के लिए इनको उन्हें बुलाना पड़ता था। इतनी पावर थी उस टाइम पर किंग के पास, जो मोनार्क सिस्टम है उसके पास इतनी पावर थी कि वो ये डिसाइड कर सकते कि आखिर में मीटिंग कब रखी जाए और टैक्स को कब इम्पोज कराया जाए। ठीक है इतनी इनके पास पावर थी। जो लास्ट टाइम टैक्स को इंक्रीज करा गया था वो इन द ईयर ऑफ 16 and 14 में करा गया था। यहाँ पर गिवन भी है, देखिए ये दिस वन। So on 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second state sank 300 representatives each who were seated in rows facing each other on the two sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievance and demands were listened in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. Okay. फिर क्या हुआ, इन्होंने 5 मई 1789 को 5th of May एंड 1789 को लुई 16 ने इस मीटिंग का प्रस्ताव रखा कि इस दिन ये मीटिंग रखी जाएगी। स्टेट जनरल्स वगैरह आते हैं और उन्होंने ये जो प्रपोजल था इसको एक्सेप्ट किया। ओके अब करा क्या कहता है, बरसाइल। ओके बरसाइल एक जगह थी जहाँ के हॉल को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। क्यों करा था, क्योंकि यहीं पर स्टेट जनरल आएंगे और यहीं पर जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको इम्पोज करा जाएगा हाईली पावर में। ओके सो इसमें था क्या, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे मतलब जो क्लर्जी और नोवेलिटी थे उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए गए थे। 300 ऑफ क्लर्जी कम्युनिटी एंड 300 ऑफ नोवेलिटी। ओके 300 पीपल्स फ्रॉम नोवेलिटी कम्युनिटी। ओके और 600 जो थे वो हमारी कॉमन पीपल्स से बुलाए गए थे। जो थर्ड स्टेट थी ना उससे 600 पीपल्स बुलाए गए थे। अब था क्या कि ये जो
फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट थे, इनको तो आराम से सुख सुविधा मिल रही थी कि तुम, हाँ, ये जो मीटिंग है इसमें बैठ सकते हो, ओके, कुर्सी वगैरह मंगवाई गई थी, चेयर्स वगैरह थी जिसमें ये आसानी से बैठ सकते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट है, मतलब कॉमन पीपल्स है, उनसे ये कह दिया गया था कि तुम सभी लोग पीछे जाकर खड़े हो जाओ और नॉर्मली तुम खड़े होकर ही ये मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। अब उनमें भी एक उनकी शर्त थी कि कॉमन पीपल्स जो है उनमें सिर्फ कुछ एजुकेटेड पर्सन ही आएंगे, मतलब बड़े बिजनेसमैन आ सकते हैं, राइट, और डॉक्टर्स वगैरह आ सकते हैं, लॉयर्स वगैरह आ सकते हैं, यही सब आ सकते हैं मीटिंग में। जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ये मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। अब ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ी उन्हें बात, ठीक है। वो सभी आए, कुछ एजुकेटेड पर्सनस आए, सभी लोग एजुकेटेड पर्सनस आए और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए। 600 पॉपुलेशन थी टोटल जिसको बुलाया गया था कब, मीटिंग में, ओके। अब क्या था, जो लोग बचे थे, ठीक है, जो लोग रह गए थे कॉमन पीपल में, जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी थी कॉमन पीपल्स की, तो पीजेंट्स वर्कर्स वगैरह रह गए थे, तो इन्होंने अपने ग्रीवेंस दे दिए थे, मतलब इन्होंने अपनी चिट्ठियाँ दे दी थी उन जो जो पीपल आ रहे थे कॉमन पीपल्स से, कॉमन पीपल में जो आ रहे थे, ठीक है, मीटिंग में, उनको अपनी चिट्ठियाँ दे दी थी। और वो चिट्ठियाँ इन्होंने दे दी, 40,000 लगभग चिट्ठियाँ थी। तो यहाँ से हम लोग एक सपोज कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कॉमन पीपल की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा थी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि इन्होंने कॉमन पीपल को बुलाया और कॉमन पीपल को इतनी बेइज्जती दी कि पीछे खड़ा कर दिया सभी को। उसमें भी सभी एजुकेटेड पर्सन आ सकते थे, जो नॉर्मल पीपल्स थे वो नहीं आ सकते थे। अब जो नॉर्मल पीपल्स थे वो भी आना चाहते थे, तो अब वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने कॉमन पीपल्स को अपने ग्रीवेंस वगैरह, ठीक है, लेटर्स वगैरह दे दिए थे, ओके, जिससे उनके जो व्यूज़ हैं वो भी जा सके स्टेट जनरल के सामने, ओके। फिर क्या होता है देखिए, voting in the state general in the past had been conducting according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but member of the third state demanded for voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. One vote, and this was one of the democratic principle put forward by the philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, member of the third estate walked out of the assembly in the protest. ठीक है, फिर क्या हुआ, वोटिंग शुरू हो गई थी। वोटिंग शुरू हो गई थी कि कितना टैक्स बढ़ाया जाए, ठीक है। तो पहले हुआ क्या करता था, ओल्ड रेगमी के टाइम में हुआ क्या करता था कि पहले की बातें ज़्यादा सुनी जाती थी। तो इससे पहले जो 16 और 14 में जब टैक्स बढ़ाया गया था, उसमें था क्या कि कितने भी लोग हो जाए, ठीक है, कितने भी लोग हो जाए, लेकिन हर एक स्टेट से, हर एक कम्युनिटी या हर एक स्टेट से एक ही लोग वोट देगा, सभी लोग डिस्कस करके एक ही लोग उनमें से वोट देगा, ओके। तो ऐसा ही अब जो लुई 16 थे, उन्होंने सेम प्रैक्टिस दोहराई। उन्होंने करा क्या, उन्होंने जो 300 कम्युनिटी थी, ठीक है, सॉरी 300 पॉपुलेशन थी हमारी क्लर्सी की, और 300 पॉपुलेशन थी जो हमारी नोवेलिटी की, और 600 थी कॉमन पीपल्स की। तो 300 और 300 थे, ठीक है, 300 क्लर्ची में से, 300 जो थे हमारे नोवेलिटी में से थे, और 600 जो थे वो हमारे कॉमन पीपल्स में थे। उनकी ये एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही थी। जो 300 लोग हैं क्लर्ची के, ठीक है, 300 लोग हैं जो क्लर्ची के, वो आपस में सब लोग डिस्कस कर ओके, वो सभी लोग आपस में डिस्कस कर और उनमें से एक ही लोग वोट देगा, राइट, ये कह रहे थे। मतलब आए तो 300 लोग हैं, लेकिन सभी लोग डिस्कस कर एक ही वोट देंगे। और ऐसे ही हमारे नोवेलिटी में था, 300 लोग आए हैं, लेकिन 300 में से सभी लोग डिस्कस कर एक पार्टिकुलर को वोट देगा, ओके। ऐसे ही नोवेलिटी में था, 600 पीपल्स हैं, लेकिन उनमें से सभी लोग डिस्कस कर एक ही को वोट देंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। ऊपर में क्लर्जी और नोवेलिटी में 300 लोग बुलाए गए थे, लेकिन जो कॉमन पीपल्स हो उनमें डायरेक्ट 600 लोग बुलाए गए थे, ठीक है। ज़्यादा लोग क्यों बुलाए गए, क्योंकि कितने भी लोग हो वोट तो एक ही को देना है, तो वोट ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये लोग एक तरीके से उनको इतना नीचे कर रहे थे, जो लुई 16 वगैरह था, वो कॉमन पीपल्स को इतना नीचे कर रहे थे, लाइक क्या ही मैं कहूँ। तो जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये तो गलत है। जब 300 लोग दोनों ऊपर हैं, हमारे में 600 लोग हैं, तो हर एक मेंबर को जो हर एक मेंबर है उसको एक मतलब एक तरीके से राइट होना चाहिए कि वो वोट दे सके। अब 600 लोग हैं, 600 लोग वोट दे तो समझ में आता है। अब 600 में से अगर एक दे रहा है तो ये गलत बात है। ये किसने कहा था, ये कॉमन पीपल्स ने कहा था। और ये जो कॉमन पीपल्स है, ये किसकी बात ये सुनकर आए थे, ठीक है। कॉमन पीपल्स ने कहा था कि जो रूसो है, रूसो कौन, रूसो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, रूसो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, इससे जो पहले वाला पेज था उस पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रूसो जो है एक
फिलोसफर है, ठीक है, इनकी लिखी हुई बुक जो है वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम लोगों ने मॉन्टेस्क्यू पढ़े थे, रूसो पढ़े थे, जॉन लॉक पढ़े हैं ना, उसी की तरह हमारा रूसो है। रूसो भी एक फिलोसफर है, और ये जो फिलोसफर है इन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ये सब गिवन है कि अगर कितनी भी कम्युनिटी, कितनी भी पॉपुलेशन हो, लेकिन सभी लोगों को राइट है कि वो सभी लोग वोट दे सकते हैं। ओके, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ये। ओके, लेकिन ऐसा वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो लुई 16 थे, ही वॉज नॉट एक्सेप्ट बाय he was not accepted by the thing that the common people said. फिर इन्होंने करा क्या, 1 minute, just one. The representatives, the third state, viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. अब ये लोग क्या करा, इन लोगों ने आवाज़ उठाने लगे, ठीक है, ये लोग आवाज़ उठाने लगे कि ये गलत कर रहे हो, तुम हर चीज़ में हम लोगों को नीचे फेंक रहे हो। तो ये लोग कहाँ चलेगा, ये एक इन्होंने प्रोटेस्ट की असेंबली स्टार्टअप करी। ये इन लोगों ने असेंबली एकदम फॉर्म कर ली, और वो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में थी, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग, अगेंस्ट में थे उन लोगों के। So the representatives of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. तो जो कॉमन पीपल्स थे, राइट, जो कॉमन पीपल थे थर्ड स्टेट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, वो एक तरीके से अपने आप को समझ रहे थे कि वो पूरे ही नेशन के होल स्पीकर हैं, ठीक है, वो पूरे ही नेशन के होल स्पीकर हैं। एंड फ्रेंच नेशन ऑन 20th of June दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। और 20 जून को इन्होंने क्या करा, अभी देखिए टैक्स कब इम्पोज करे जा रहे थे, कौन सी डेट थी, वो 5 मई 1789 थी। अब बात है कि हमारी 20 जून में, ठीक है, थोड़ा सा इन लोगों ने अपना विचार वगैरह करा, और 20 जून को ये वर्साइल के एक टेनिस कोर्ट पर इकट्ठे हो गए थे सभी लोग। They declared themselves a national assembly and swore not to be dispersed till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. ठीक है, इन लोगों ने 20 जून को ये लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए, तो तब तक ये लोग खड़े रहे थे जब तक, और इन्होंने कहा था मैं तब तक ये लोग तब तक खड़े रहेंगे जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्म हो जाएगा, जब तक ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्म कर देंगे। ओके, और जिससे क्या होगा, मोनार्की की जो पावर है वो एक तरीके से लिमिटेड हो जाएंगी। दे वर लेट द मीराव्यू एंड अब्बेसियस, इनके साथ मीराव्यू और अब्बेसियस भी थे, ठीक है। अभी मीराव्यू अब्बेसियस कौन है, मीराव्यू विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल यहाँ पर मीराव्यू वॉज बोर्न इन नॉवल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, ठीक है। जो मीराव्यू है बेसिकली एक नोबेलिटी पॉपुलेशन है, नोबल फैमिली में बॉर्न हुई है, लेकिन इन्हें फ्यूडल प्रिविलेज बिल्कुल पसंद नहीं था कि दूसरों से अपनी सेवा करवाना, और ये वो सब देखकर आए थे, ठीक है, ये वो सब देखकर आए थे, इसीलिए ये जो थी कॉमन पीपल्स की काफ़ी हेल्प कर रहे थे। ऐसी जो, ठीक है, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स, ठीक है। सो ये जो मीराव्यू है, इन्होंने क्या करा, ये काफ़ी स्पीचेस वगैरह देते थे कि कॉमन पीपल्स को इतना मत सताओ। ओके, ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर अब्बेसियस है, जो अब्बेसियस है यहाँ पर गिवन देखिए, यहाँ पर अब्बेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट wrote a influential pamphlet called What is the Third State। जो अब्बेसियस है बेसिकली क्लर्जी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक प्रीस्ट थे। ओके, ये चर्च वगैरह में जो प्रीस्ट होते हैं वो ये थे, पंडित वगैरह जिसको हम कहते हैं, पादरी उनमें कहते थे पूप। तो अब्बेसियस जो है वो क्लर्जी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने ये भी उनकी हेल्प कर रहे थे, और इन्होंने ये कहा था कि जब व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, आखिर में थर्ड स्टेट है क्या, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा था सबसे। So, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. Okay, a severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in a long quiz in the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris on 14 July. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. ओके, फिर क्या हुआ, वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। जब वर्साइल में जो जब वर्साइल में जो पूरी कम्युनिटी थी, जो कॉमन पीपल्स थे, कॉमन पीपल की जो पूरी कम्युनिटी थी, वो ड्राफ्ट करने में लगी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगी थी, और सोच रही थी कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, उसकी मतलब एक तरीके से स्ट्राइक में खड़ी हुई थी। उस टाइम पे क्या था कि अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो ब्रेड, जो रोटी है, उसका प्राइस काफ़ी हाई हो रहा था, और जो रोटी का प्राइस काफ़ी हाई हो रहा था,
तो लोग जो है उनके पास इतना पैसा नहीं था, काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी लो थी वहाँ की, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी लो थी, लोग उसको पा नहीं पा रहे थे, लोग एक तरीके से पागल हो चुके थे। और जो दुकानदार थे वो उन रोटी को उन्होंने सोचा लोगों के पास पैसा तो है नहीं और लोग खाएंगे तो रोटी खाएंगे, तो इन्हें हाई प्राइसेस में भेजा जाए, ठीक है। तो लोग इसे हाई प्राइसेस में सेल कर रहे थे, ओके, हाई प्राइसेस में इसे सेल कर रहे थे जो शॉपकीपर्स थे। तो लाइन में लगे हुए जो लोग थे वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। उनमें से एक बार क्या हुआ कि एक जो विमेन है, उनमें से एक विमन ने आतंक फैला, मतलब एक जो विमन थी वहाँ पे औरत थी, वो कभी एक तरीके से पागल हो चुकी थी भूख के मारे। तो काफ़ी देर तक उसे रोटी ना मिलने के कारण उसने क्या करा कि उसमें लाइक एक तरीके से लड़ाई दंगा वो शुरू करने लगी और पूरी जो दुकान थी उसको इधर उधर बिखेर दिया और जिसमें जितने भी उसमें बंद वगैरह रोटी वगैरह थी उन सबको निकाल लिया। अब ये बात जो थी ये किंग को पता चली। अब जब ये किंग को पता चली तो इन्होंने अपने सोल्जर्स जो ट्रूप्स थे उन्हें 14 जुलाई को भेज दिया था, ठीक है। और ये कहा था चप्पे चप्पे पे वो लग जाए। लोगों को एक ह्यूमर लगाई थी ये मारने आ रहे हैं, इसीलिए लोगों ने क्या करा, बेस्टाइल के किले को तोड़ दिया। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, राइट। कि आखिर में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। देखिए, in the countryside, rumor is spread from villages to villages that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on the way to destroy the ripe crops, ठीक है। अब ये भी कई सारे वो फैल रहे थे, ठीक है। अब ये भी कई सारे ह्यूमर्स फैल रहे थे, ठीक है, कि लाइक जो कई सारे ह्यूमर्स क्या फैल रहे थे कि रियलिटी में हो भी रहा था कि जो मैनर्स थे, मैनर मतलब क्या होता है कि जो हाई लैंड्स के ओनर वगैरह होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो कम लोग हैं, जो लाइक गरीब लोग हैं, उनके जो लैंड्स हैं, उनके जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो कच्चे धान वगैरह कच्चे क्रॉप्स वगैरह हैं, उनको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ओके। और यहाँ फिर क्या हुआ, बिलोंगिंग टू 1 minute. Fair and attacked Chitox. So several districts seized the hose and pitchfork and attacked Chitox. They lofted hot drains and burned down documents containing records of manual use. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring country. अब देखिए, जब लोग इतना भड़क रहे थे, जब कॉमन पीपल्स इतना भड़क रहे थे, तो नोबल्स लोगों को भी जाना पड़ रहा था। जो नोबेलिटी पॉपुलेशन थी वो भी डरने लगी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन पीपल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ओके। कॉमन पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब ये लोग भड़कने लगे थे, कुछ एजुकेटेड पर्सन हो रहे थे, तो ये लोग भड़कने लगे थे। तो ये जो क्लर्जी थे, नोबेलिटी थे, अब यहाँ पर नोबेलिटी में डिफाइन करा गया है कि जो नोबेलिटी पीपल्स थे वो काफ़ी डरने लगे थे, नोबेलिटी जो स्टेट थी वो काफ़ी डरने लगी थी और वो लाइक देश छोड़ के जाने लगी थी, राइट। So faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition or to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution. ठीक है, अब इतना कुछ फेस करने के बाद जो लुई 16 थे, आखिर में उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा ठीक है, हम नेशनल असेंबली को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करवा देंगे और जितनी भी मोनार्की पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of mobilization and taxes. Members of the clergy who were forced to give up the privileges, seats were abolished, and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assessed boards at least 2 billion livres. ठीक है, अब क्या हुआ कि फिर 4 अगस्त 1789 में क्या हुआ, 4 अगस्त एंड 1789 में क्या हुआ कि जितना भी फ्यूडल प्रिविलेजेस था ये सब खत्म कर दिया गया। कॉमन पीपल्स ने ये सब खत्म कर दिया। जो भी तिथेज और टैले जो तिथेज ली जा रही थी, राइट, जो क्लर्जी कम्युनिटी जो टैक्स ले रही थी तिथे, उसको भी ओवर खत्म कर दिया। और ये जितना भी लैंड चर्च के पास था उस वो सब ले लिया। अब ये जो सब ले लिया था, ठीक है, मतलब जो चर्च के पास लैंड था उसको भी छुटवा लिया और जिन लोगों का था उनको दे दिया था, ठीक है। अब जब ये सब इन लोगों ने सब सही कर दिया तो जो 2 बिलियन लिवरे का पहले डेप्ट था, जो कर्जे था उनके पास, ठीक है, अब वो वापस से आ गया था, ठीक है। अब उनके पास 2 बिलियन लिवरेज जो थे वो मनी आ चुकी थी, ओके। फिर क्या हुआ, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड। फिर यहाँ पर देखिए, द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो फ्रांस थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी। मतलब फ्रांस में एक मोनार्की तो है, मतलब राजा का शासन तो है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन वे में होगा कि राजा कैसे काम करेगा, वो रिटन फॉर्म में होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।
So the National Assembly completed the draft of the Constitution in the 1791. 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रांस का ही बना है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये मोनार्क की जितनी पावर है उनको लिमिट करना चाहता था। एंड दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन। अब इसको क्या है, एक पर्सन के हैंड में ना रखकर वरना सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, इसे क्या कर दिया गया, इसे सेपरेट कर दिया गया। जैसे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये उस टाइम पर स्टार्टअप हो गया था। और इसे स्टार्टअप करने वाले कौन फिलोसफर थे, मैंने आपको बताया था, मॉन्टेस्क्यू, राइट। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉ में, ये कहा भी था कि जो गवर्नमेंट उसको सेपरेट कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, ओके। और ये मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी में सेपरेट हो गई थी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इससे क्या हुआ, तो फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। ध्यान रखिए 1791 में ये जो फ्रांस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, और जो फ्रांस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहा जाने लगा था, ओके। अब फिगर पॉइंट 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब आखिर में जो नया पॉलिटिकल सिस्टम था कि कैसे वोट्स वगैरह डाले जाएंगे, ठीक है, कैसे इलेक्ट करा जाएगा, वो कैसे वर्क कर रहा था, वो नीचे लिखा हुआ है। ये पूरा चार्ट है, देखिए कि यहाँ पे देखो, ये एक जुडिशरी है, ये एक ये सेपरेटेड पावर्स है, देखिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है। जो जुडिशरी है उनमें कौन कौन से आते हैं, उनमें जितने भी कोर्ट से संबंधित लोग हैं वो सारे आते हैं, ओके। एग्जीक्यूटिव में आपके किंग वगैरह, मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं, और लेजिस्लेचर जो है उसमें आपकी नेशनल असेंबली, इलेक्टर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर लाइक वो मेक्स द लॉ, जो कि लॉज वगैरह बनाते थे, जो लॉज वगैरह बनाते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव है जो इम्प्लीमेंट्स करते हैं लॉज को। जुडिशरी बेसिकली में क्या है, एक वो हाई जैसे कोर्ट की कोर्ट्स वगैरह आते हैं, वो आपकी जुडिशरी में आते हैं। इसको आप नीचे के ये पूरी जो थ्योरी लिखी है इससे समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, ठीक है। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसका मेन मोटिव ये था कि नेशनल असेंबली के लॉ को बनाना, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who pay tax equal to at least 3 days of labored wages were given the status of active citizens, okay. And that is they were entitled to vote. The remaining men and women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then a member of an assembly, a man had to belong to highest bracket of टैक्स पेयर्स। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिर में वहाँ पर इलेक्शन हुआ कैसे करते थे। आज 1791 में जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि आखिर में इलेक्शन कैसे होंगे, वो कैसे हुआ करते थे। तो 25 साल से जो एबव के मेंस थे, ठीक है, 25 ईयर्स एबव जो मेंस वगैरह थे, नॉट वुमेंस, वुमेंस नहीं इलेक्ट करती थी उस टाइम पर, सिर्फ जो मेंस थे, आदमी लोग जो थे 25 साल से ऊपर के, वही इलेक्ट कर सकते थे। और सेकेंड कंडीशन ये थी कि उन्हें अपने 3 दिन की जो लेबर, ठीक है, जो भी वो 3 दिन में कमाते थे वो देना पड़ता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ओनली मेंस अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, ठीक है। 25 साल से ऊपर के जो आदमी जो कि टैक्स पे करते हैं, टैक्स उस टाइम भी चल रहा था, ठीक है, जो कि टैक्स पे करते हैं अपने 3 दिन की कमाई का, वही सिर्फ वोट दे सकते हैं, ठीक है। 25 साल से एबव के मैन जो कि टैक्स पे करते हैं अपने 3 दिन की लेबर की कमाई का, वही टैक्स दे सकते हैं। और जो ये टैक्स देंगे, जो ये एक तरीके से इलेक्शन लड़े, जो ये वोट्स वगैरह दिया करेंगे, नॉट इलेक्शन लड़ेंगे, जो ये वोट्स वगैरह दिया करेंगे, इनको एक्टिव सिटीजन्स कहेंगे, ठीक है। ये लोग एक्टिव सिटीजन्स कहे जाएंगे, यहाँ पे गिवन भी है, देखिए, ये लोग एक्टिव सिटीजन्स कहे जाएंगे। और जो बाकी के लोग बचे के, ठीक है, जो लाइक 25 साल से कम की उम्र है जिनकी, और टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो उनको हम लोग पैसिव सिटीजन्स कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, उनको पैसिव सिटीजन्स कहेंगे। अब आखिर में इलेक्टर्स कौन कौन से हो सकते थे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन से हो सकते थे, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट इलेक्टर्स, मतलब जो लड़ते थे आखिर में वोट्स, ठीक है,
वो कौन कौन से हो सकते थे? तो वो एक ऐसे पीपल्स हो सकते थे जो सबसे ज़्यादा टैक्स को पे करते थे, वही सिर्फ इलेक्टर्स बन सकते थे। ओके, देखिए अभी थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। जैसे ये एक्टिव सिटीजन है, ठीक है, ये मतलब इनके पास एंटाइटल्ड टू वोट, ये वोट दे सकते हैं, ठीक है। अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, ठीक है, 28 मिलियन में से 4 मिलियन जो पॉपुलेशन वो इनकी थी। और जो पैसिव सिटीजन है, नो वोटिंग राइट, इनके वोटिंग राइट नहीं है इनके पास, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन थी वो 3 मिलियन मैन थे, ठीक है, 3 मिलियन ऑफ मैन थे इसमें, और उसमें 4 मिलियन ऑफ मैन थे। और जो विमेन, चिल्ड्रन और यूथ वगैरह हैं बिलो 25 वो नहीं दे सकते थे, वो सब पैसिव सिटीजन में आते थे। ओके, अभी जो एक्टिव सिटीजन है ये किसे वोट देंगे? इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स को वोट दे देंगे, इलेक्टर्स में 50,000 ऑफ मैंस होंगे, ठीक है। और जो इलेक्टर्स हैं ये किसको वोट देंगे? ये लोग जो रिप्रेजेंटेटिव सॉरी नेशनल असेंबलीज है, ठीक है, जो मतलब जितने भी मेंबर्स नेशनल असेंबलीज में हैं, अप्रोक्स 745 ऑफ मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली में, उस टाइम पे थे, तो उनको इलेक्टर्स वोट दिया करेंगे, ठीक है। अभी जो नेशनल असेंबली है इसका पूरा जो कंट्रोल होगा वो किंग के पास होगा, वही किंग जो है वो कंट्रोल करेंगे, और ठीक है, और जो नेशनल असेंबली वो उसको मिनिस्टर भी कंट्रोल करेंगे। ये जो एक्टिव सिटीजन से ये इनको भी वोट दिया करेंगे, जो जज वगैरह होंगे उनको भी ये वोट दिया करेंगे, ठीक है। इतना भी कंफर्म हो गया अच्छे से, इतना ही बहुत कुछ है। और आगे क्या देख लेते हैं। The Constitution begins with the declaration of the right of man and citizens' rights such as the right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human beings by birth and could not be taken away. It was duty of the state to protect each citizen's natural rights. ठीक है, आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स भी लिखे थे कि राइट टू स्पीच, लोगों के पास बोलने का अधिकार है, ओके, और राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है लोगों के पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने बता दिया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, सोचने का अधिकार है लोगों के पास, ठीक है। स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र है, वो अपने अपने अगर वो कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्रित है, ओके। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके, एंड वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड अनएलिएनेबल राइट्स। तो ऐसे सभी जो राइट्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में थे और ये सभी फॉलो करे जाने चाहिए थे, ओके। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ओके। अब ये देखिए, ये जो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इतना जो नीचे का ये गिवन है, ठीक है, पूरी ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कुछ कुछ एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये इतना नीट नहीं है पढ़ने का, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट। सो आई थिंक गाइस अब टाइम हो चुका है और इतना काफ़ी ज़्यादा है, ओके, आज के लिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो जल्दी ही मैं बनाऊँगा और इसके 2 पार्ट्स और बनेंगे तभी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि चैप्टर लॉन्ग है। और आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू गाइस।